नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, हम बीएमएस का जो 4.5 साल का कोर्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप में लगाते हैं एंड देन वी गेट रजिस्टर्ड एज अ बीएमएस डॉक्टर। लेकिन पास आउट होने के बाद जब हम प्रॉपर डॉक्टर बन जाते हैं, फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस अगर स्टार्ट करना चाहें तो कैसे करें, क्योंकि हमें जो है नॉलेज इतना नहीं होता प्रैक्टिकली आयुर्वेद को कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली औषधियों को कैसे पेशेंट को देना है, किस बेसिस पर औषधियों को पेशेंट को देना है। क्योंकि हमने जो सारी पढ़ाई होती है बीएमएस की, वो हमने पास आउट होने के लिए की होती है, अच्छे नंबर, अच्छे रैंक, मेरिट लिस्ट में आने के लिए की होती है। दोस्तों, इसीलिए मैं आज ये एपिसोड जो है मैंने बनाया है ताकि मैं आपको कुछ गाइडलाइन, कुछ रास्ता दिखा सकूं कि हाउ टू स्टार्ट एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, हाउ टू बी एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हमने इंटर्नशिप में वैसे तो बहुत कुछ सीखा होता है कि जैसे पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है, एग्ज़ामिनेशन कैसे करना है, स्पेशली जो है डिसीज़ का डायग्नोसिस कैसे करना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी हमें मिला हुआ होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि दशविध परीक्षा क्या होती है या फिर उसकी एग्ज़ामिनेशन पेशेंट की कैसे करनी होती है, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी होती है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आपको, आप चाहें तो 1 साल, यदि आपको अपने रीजनल एरिया में कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नहीं भी मिलता तो आप एलोपैथिक हॉस्पिटल में 1 साल लगा सकते हैं, 1.5 साल लगा सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकली एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है एंड आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी आ जाती है। सबसे बड़ी बात है, आप में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो जाता है एंड स्पेशली आपको पता चलता है कि डिज़ीज़ का डायग्नोस कैसे करना है, कॉमन डिज़ीज़ जो पेशेंट्स को होते हैं, कॉमन ओटीज़ जो होती हैं पेशेंट की, जिस डिज़ीज़ के रिलेटेड आपको पता चलता है उस चीज़ का कि वो कौन कौन से डिज़ीज़ हैं जो कॉमनली दे आर अकरिंग टू द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीज़, ठीक है। एंड क्योंकि थ्योरेटिकली तो हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम फील्ड में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये डिज़ीज़ है एंड कई बार तो हमें लक्षण कुछ अलग ही मिलते हैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है जब आप प्रैक्टिकली आपको एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं देन आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इंडिविजुअली जब आपके पास पेशेंट क्लिनिक पर आता है, आप कैसे उसकी हिस्ट्री लेते हैं। जब आप में कॉन्फिडेंस आता है तो पेशेंट को आप पे एक विश्वास होने लगता है कि ये डॉक्टर मुझे अच्छा ट्रीटमेंट देगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ मैं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए मेरे हिसाब से देखिए, एक औषधियों की कैटेगरीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आसव अरिष्ट, जो बहुत पॉपुलर आसव अरिष्ट है, दशमूल अरिष्ट है, अशोका अरिष्ट है, फिर उसके बाद अभ्या अरिष्ट है, कुमारी आसव है। इस तरह से आप एक लिस्ट बना लीजिए जो बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होते हैं एंड काफ़ी पॉपुलरली यूज़ होते हैं। ये आसव अरिष्ट जो है आपको अपने ट्रीटमेंट में साथ में चिकित्सा व्यवस्था पत्र जब आप पेशेंट के लिए बनाते हैं तो आपको उसको देना होता है। आसव वरिष्ठ में आपको ये चीज़ याद रखनी होती है कि आप, ठीक है, हमेशा पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आसव अरिष्ट जो है खाना खाने के 20 मिनट बाद या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद, ठीक है, लेना चाहिए। खाना खाने से पहले आप अपने पेशेंट को बिल्कुल मतलब कि मना कर दीजिए कि खाली पेट इसको कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होती है और आपका पेशेंट आसव वरिष्ठ को खाना खाने से पहले सुबह शाम ले रहा है तो वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम लेके आपके पास आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से बने होते हैं। एंड जो आसव अरिष्ट होते हैं ये जो है 20 ml की मात्रा में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करके दिए जाते हैं पेशेंट को, स्पेशली हाफ एन आवर आफ्टर मील, ठीक है। तो ये कॉमन नॉलेज है। एंड इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्वरस होते हैं, जूसेस होते हैं हमारे आयुर्वेद में, ठीक है। 4-5 जूसेस जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे कि गिलोय है, तुलसी है और एलोवेरा है, आंवला है, ठीक है। तो ये जो जूसेस होते हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं एंड कॉमनली ही अवेलेबल होते हैं। तो आपको इसके अलावा है करेला आंवला जूस, तो आपको ये जूस जो है क्योंकि कॉमनली अवेलेबल होते हैं और आपको पता है कि आपने अपने ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। गिलोय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, फिर उसके बाद तुलसी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तुलसी स्वरस जो है मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत मैंने यूज़ किया है, ठीक है। स्पेशली किसी को
कहीं पे एडिमा होता था, ठीक है, कहीं पे किसी को हाइड्रोसील की जैसे प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैंने उसमें तुलसी स्वरस यूज़ किया है एंड बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं मुझे, ठीक है। दशमूल अरिष्ट भी यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। बाकी सारी मेडिसिन के साथ तुलसी स्वरस मैंने ऐड किया खाली पेट, और आफ्टर मील मैंने ऐड किया दशमूल अरिष्ट, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। आप तुलसी स्वरस है, एलोवेरा है, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आप एलोवेरा दे सकते हैं, ठीक है। ये जो जूसेस होते हैं ये आपको बिफोर मील देने होते हैं, ठीक है। ये वैसे आफ्टर मील दे सकते हैं, आफ्टर मील 40 मिनट्स बाद, ठीक है, और बिफोर मील आधे घंटे खाना खाने से पहले आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इनका इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप आंवला जूस है, जितने भी आपको पता है कि ये चक्षुष्य होता है, तो आंवला जूस, जो आपके पास वीक आई साइट के साथ आते हैं पेशेंट, तो आप उनको जो है आंवला जूस, शमन चिकित्सा की अगर मैं बात करूँ तो आंवला जूस है, सप्तामृत लो दे सकते हैं, और फिर उसके बाद आप त्रिफला जो है रात को मधु और घृत के साथ मिक्स करके उनको खाने के लिए कह सकते हैं डेली, जिससे उनकी जो आई साइट है 3 से 6 महीने में उस पर इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जूसेस जो है कॉमनली आपको पता होना चाहिए, एक लिस्ट बनाइए, एंड जो भी आपने अपनी लिस्ट में लिखा है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं ये दे रहा हूँ तो इसका क्या इंडिकेशन है, कौन से दोष को कम करता है, कौन से दोष का वृद्धि करता है, एंड इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर मैंने इसको हाई डोज में दे दिया। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसकी लिस्ट बनाइए। थर्ड, इसकी आपके पास बहुत सारी जैसे कि कॉमन हर्ब्स होती हैं, जैसे कि गिलोय है, त्रिकटु में पिपली सौंठ मारिच, ठीक है, एंड त्रिफला है, और इसके अलावा पुष्कर मूल है, शटी है, जो एंटी एलर्जिक्स में आ जाते हैं, एंड इसके बाद है जैसे कि पंचकुल है, ठीक है। तो ये 15-20 हर्ब्स होती हैं, मैं सिंगल हर्ब की बात कर रही हूँ, इनके बारे में पढ़िए, जो कॉमनली यूज़ होती हैं चिकित्सा में, इनके बारे में पढ़िए। और इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपके माइंड में अपने आप ही युक्तियाँ आने लग जाएंगी कि ये पेशेंट है, इसका ये हिस्ट्री है, ये डिसीज़ डायग्नोस है इसका। वैसे तो आयुर्वेद में पेशेंट्स जो है ऑलरेडी डिजीज़ डायग्नोसिस लेकर ही आते हैं, ठीक है। तो ये डिज़ीज़ अगर उसका है तो मुझे उसमें ये युक्ति मिलाकर, ये 3-4 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन बनाकर देना चाहिए, ठीक है। तो इससे वाकई रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं कहती हूँ कि मैंने प्रैक्टिस कर करके मुझे इतनी अच्छी अच्छी फॉर्मुलेशंस बनानी आ गई कि सर्जरी के टेबल से भी उठ कर के मेरे पास पेशेंट आते थे, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिस कर करके आपको आएगा, पढ़ना भी साथ में आपको पड़ेगा। बहुत ही कॉमन फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे कि गंगाधर चूर्ण है और बिलवादी चूर्ण है, जो कि हमें लूज मोशंस में देना पड़ता है। फिर कुटज घनवटी है, आरोग्यवर्धिनी वटी है। तो ये जो पॉपुलर फॉर्मुलेशंस है, टैबलेट फॉर्म्स हैं, इसकी एक लिस्ट बनाइए एंड इसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे आपको मतलब कि खुद ब खुद ही रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद 5 दिन बाद फिर से बुलाइए, इससे आपको पता चलेगा कि उसको कितना फ़र्क पड़ रहा है, एंड आपको पता चलेगा कि अगर इम्प्रूवमेंट है तो ये जो मेडिसिन है 2 हफ्ते और कंटिन्यू करिए, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो उसमें चेंज करिए। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस जो है मेंटेन करनी पड़ती है, साथ साथ में पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी भस्में होती हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, जैसे कि वसंत कुसुमाकर रस, इससे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ में आप उनको करेले आंवले का जूस दे सकते हैं। साथ में वसंत कुसुमाकर रस में आप उनको गिलोय सत्व या प्रवाल पिष्ट, ये दोनों का मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं। अगर ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि पतंजलि सेंटर्स में अवेलेबल होती है, या फिर ये टैबलेट फॉर्म में वैद्यनाथ की अवेलेबल है, तो वैसे दे सकते हैं आप, ठीक है। आपको जैसे कि स्वर्ण वसंत मालती है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। साथ में अगर आपके पास पेशेंट मैक्सिमम जो है, मेरी प्रैक्टिस तो ये कहती है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है, या तो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है या फिर पहले से स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से उसके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो मैं एज अ मुक्ता पिष्टी मैंने बहुत यूज़ किया है, गिलोय सत्व, मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, इनका जो कॉम्बिनेशन है पाउडर फॉर्म में जब मिलता था, मैं इनको मिक्स करके पेशेंट को देती थी, तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता था। तो आप कोई ऐसी ब्रेन रिलैक्सिंग मेडिसिन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मी वटी दे सकते हैं, शंखपुष्पी दे सकते हैं। ब्रह्मी वटी मुझे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। शंखपुष्पी का सिरप जो है, जो बच्चे जैसे कि जिनको नाइट में जैसे कि यूरिन पास करने की आदत होती थी, ठीक है, तो यूरिन इनकंटिनेंस होती थी नाइट टाइम में, ठीक है, तो उनको मैं जो है
शंख पुष्पी का सिरप देती थी, ठीक है, अभी भी देती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं एंड धीरे धीरे मेरा जो 10 साल का तजुर्बा है, मैं ये कहती हूँ कि धीरे धीरे आपको अपने आप ही युक्तिपूर्वक जो है कंपाउंड फॉर्मुलेशंस बनानी आ जाती हैं एंड आप अपने ही फॉर्मुलेशंस तैयार करते हैं एंड आप उसको पेटेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे जब पेशेंट्स का विश्वास बढ़ने लगता है तो आपके पास पेशेंट भी बढ़ते हैं एंड जो है शमन चिकित्सा के साथ शोधन चिकित्सा जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो शोधन चिकित्सा के लिए आपको हार्डली एक रूम छोटा सा चाहिए होता है, एक बेंच चाहिए होता है जिस पे आप अक्षी तर्पण करवा सकते हैं, ठीक है। ये शोधन चिकित्सा आप अपनी शमन चिकित्सा के साथ कैसे ऐड कर सकते हैं इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को एंड बेल आइकन बटन दबा के आप जो है ऑल का ऑप्शन आएगा वो बटन दबा दीजिए ताकि हमारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।